हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, फिर उसके बाद एक्यूट एंगल का tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक्यूट एंगल का फॉर्मूला देखा। तो स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर का जो लास्ट टर्म हमको जानना है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, वो है। इसके बाद है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो जनरल इक्वेशन देखते हैं पेयर ऑफ लाइन का। तो पेयर ऑफ लाइन का जनरल इक्वेशन, तो इक्वेशन थक चुका है पेन। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है? जनरल इक्वेशन है। किसका? पेयर ऑफ लाइन का। ये आपको याद रखना है, ये पूरा इक्वेशन याद रखना पड़ेगा आपको। वेयर at least one of a comma b comma h is not 0, मतलब इन तीनों में से कोई कम से कम कोई एक तो 0 नहीं होगा। इज कॉल्ड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब देखो इक्वेशन स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन और इस जनरल इक्वेशन में फ़र्क क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन सिर्फ ऐसे लाइनों से बन रहा था जो कि लाइन पास हो रहे थे, कहाँ से? ओरिजिन से पास हो रहे थे, ठीक है। जो लाइन कहाँ से पास हो रहे थे? ओरिजिन से पास हो रहे थे, मतलब वहाँ पे सिर्फ ये जी 0 था, एफ 0 था और सी 0 था, ठीक है। ये पूरा तीनों टर्म, बाकी ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ही। बट ये जो जनरल इक्वेशन है ये सारी लाइनों के लिए, मतलब लाइन में कोई कुछ भी हो सकती है, मतलब कहीं से भी पास हो सकती है, कैसी भी लाइनें हो सकती है। तो इसलिए इसका नाम जनरल इक्वेशन है। और जो इसके पहले पढ़ा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसलिए है क्योंकि वो लाइनें सिर्फ उनके ऊपर कंपल्सन था, एक कंडीशन थी कि वो दोनों पेयर ऑफ लाइन कहाँ से पास होंगी? ओरिजिन से। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है विच इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट बताना तो काम है मेरा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, जो इम्पोर्टेंट था मैं बता देता हूँ पहले ही आपको। तो थ्योरम है द कंबाइंड इक्वेशन of two lines is general second degree equation in x and y, इन एक्स एंड वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना याद रखिए एक टर्म कि हर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन हो सकता है।
हर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो बाकी के टर्म है इनको हम 0 0 0 कंसिडर कर सकते हैं, बट हर एक जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं हो सकता। तो मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज जनरल इक्वेशन, बट जनरल इक्वेशन डज नॉट इम्प्लाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे लिया द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, अब कंबाइन इक्वेशन मतलब ऐसा नहीं कि जो पास हो रहा है ओरिजिन से, कोई भी इक्वेशन, दो लाइनों का इक्वेशन, उनका कंबाइन इक्वेशन हमेशा क्या देता है, जनरल इक्वेशन देता है। तो बस इसी को प्रूफ करना है हमको। तो लेट u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। तो u इज इक्वल टू a1x ले लिया प्लस b1y प्लस c1 ले लिया, v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 ले लिया। देन इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट लाइन्स। तो इक्वेशन u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, लाइन रिप्रेजेंट करेगा। देयर कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू v इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम भी हमने पढ़ा, u इज इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में जब 3 थ्योरम पढ़ा था हमने, उसमें भी एक ये थ्योरम था। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, u इंटू वी, यानी दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कंबाइंड इक्वेशन होता है। तो देयरफॉर a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस a1 c2 x प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 y प्लस c1 a2x c1 b2y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल कंबाइंड टर्म मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 टोटल 9 टर्म्स मिलने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला स्टूडेंट्स। देन अब इसका कुछ करना ही नहीं है ना, पुट a1 a2 इज इक्वल टू a, b1 b2 इज इक्वल टू b, a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 2h, a1 c2 प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 2g, b1 c1 प्लस b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू 2f एंड c1 c2 इज इक्वल टू c। तो ये सब वैल्यूज़ पुट कर दिए स्टूडेंट्स। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जनरल इक्वेशन। मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम। ठीक है, ये नॉर्मल सा इक्वेशन ही फाइंड करना था। तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो दिस इज स्टूडेंट, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। जैसे मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करने के लिए कहा था आपको, वैसे आपको ये याद रखना है, क्योंकि अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वहाँ पे G, F, C, B, H और A इन सब की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में एक रिमार्क लिखा हुआ है, ठीक है, आप वो रिमार्क पढ़ लेना, पेज नंबर 124 पे। हाँ, पेज नंबर 124 पे रिमार्क है एक, उसको आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चलता हूँ अपने इम्पोर्टेंट रिमार्क पे जो कि हमको काम आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट रिमार्क जो है स्टूडेंट्स क्या है, रिमार्क जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है रिमार्क हमारा, देखो, अगर इफ़ इक्वेशन AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0 represent a pair of line, then अब यहाँ पे एक एक फॉर्मूला होकर निकलेगा। अब एक एक फॉर्मूला, अगर इस टाइप से इक्वेशन है और ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन, तो अब these lines are parallel to the line represented by AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझ जाते हैं स्टूडेंट्स, दिस लाइन्स आर पैरेलल टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय AX² प्लस 2HXY प्लस BY², ठीक है। अब इसके पैरेलल इसलिए है क्योंकि मैंने बताया ना कि हर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन हो सकता है, लेकिन जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं हो सकता। तो AX² प्लस 2HXY प्लस BY², इसमें देखिए अब G का टर्म, F का टर्म और C का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे 0 0 0 हो सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे G और F और C अगर ये दोनों 0 हो जाए तो इसका मतलब ये चांसेस है कि दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें एक साथ पैरेलली ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट है द एक्यूट एंगल बिटवीन them, the acute angle between them is given by tan theta is equal to 2 under root of s square minus ab upon a plus b। tan theta is equal to 2 under root of h square minus ab upon a plus b। तो इसकी इस जनरल इक्वेशन के लिए भी वही फॉर्मूला है एक्यूट एंगल का, tan थीटा। थर्ड इज कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी perpendicular to each other is again वही कंडीशन a plus b equals to 0। देन फोर्थ है कंडीशन फॉर लाइन्स to be
पैरेलल टू ईच अदर इज़, अगेन वही एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या आपने देखा था एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिफ्थ कंडीशन फॉर लाइन्स टू इंटरसेक्ट each other is h square minus ab is greater than 0। तो अगर एक लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है मतलब क्या है, h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट। अब स्टूडेंट लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है उसके लिए कंडीशन, लेकिन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कंपेयर करके जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे उसमें पुट कर देंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा उस जनरल इक्वेशन का, मतलब वो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर विच इज़ एच जी एफ माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला। नाउ sixth is the expression ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is expansion of the determinant of the determinant। तो एक डिटर्मिनेंट बना दो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो ए बी सी प्लस 2FGH प्लस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये जो टर्म मिला हमको, ये किसका, इसका एक्सपांशन है। अगर इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करें तो यही मिलेगा हमको आंसर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स आपके रिमार्क 6 के बाद एक 7वां रिमार्क भी है, बट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा और तब मैं उसको शो कर सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये 6 एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, ये 6 रिमार्क है। ये जो 6 रिमार्क है इसमें जितने भी टर्म्स मैंने बताया आपको, ये आपको याद करने होंगे, आपको बाय हेड करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको नोट करना है। ठीक है, पता नहीं इसमें आपके इसमें टेक्स्ट बुक में दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, एक चीज़ नोट करना है, ये जो डिटरमिनेंट मिला, ठीक है, ये डिटरमिनेंट जो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, स्टूडेंट्स अगर इसका वैल्यू 0 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, मतलब वैल्यू पुट करेंगे जब कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, बी का, सी का, जी का, एफ का, सब वैल्यू जो मिलेगा हमको कंपेयर करने के बाद इक्वेशन से, तो इसमें पुट करने के बाद अगर इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब जो गिवन लाइन है वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो गिवन लाइन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 नहीं मिला तो इसका मतलब गिवन लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो दूसरा ही कोई कर्व है। तो ये आपको नोट कर लेना जो मैंने बोला, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये डिटरमिनेंट कहाँ से और इक्वल टू ज़ीरो कहाँ से ले रहा है। फिर से बता रहा हूँ, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर ज़ीरो आ गया तो जो गिवन लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया तो गिवन लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आपका रिमार्क कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, रिमार्क और एक थियरम। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट। क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस सेट पे आता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस अननोन टाइप के हैं, अननोन टाइप के मतलब जो पहली बार हम देख रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। बाकी हम ज़बरदस्ती सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके एफर्ट अपना बेकार नहीं करेंगे। देखिए 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है शो दैट द इक्वेशन x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1 = 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसा शो करना है हमको। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप इसको किससे कंपेयर करोगे, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू मिल जाएगा, आपको a का वैल्यू मिलेगा, h का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा, g का वैल्यू मिलेगा, f का वैल्यू मिलेगा और c का वैल्यू मिलेगा। आप वो सारी वैल्यूज डिटरमिनेंट में पुट करिए, डिटरमिनेंट को एक्सपांड कीजिए। अगर आंसर ज़ीरो, वैसे शो दैट लिखा है इसका मतलब आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, और अगर आंसर ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें दिया शो दैट द इक्वेशन 2x² - xy - 3y² - 6h + 19y - 20 = 0 -20 = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अब बताइए नॉट रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट में अब इसमें क्या डिफरेंस रह गया। उसमें हमको डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, इसमें हमको डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसमें डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 3 4.3 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया स्टूडेंट्स शो दैट द इक्वेशन 2x² + xy - y² + x + 4y - 3 = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन मतलब कि अगेन डिटरमिनेंट फाइंड करना है और इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। ये तो शो दैट है, बट उसके साथ साथ दिया ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। आपको एक्यूट एंगल भी फाइंड करना है, यानी आपको क्या अप्लाई करना है, tan θ = mod 2 × √h² - ab / a + b। तो h तो है ही आपके पास, a और b भी है, वैल्यू पुट करेंगे और tan θ फाइंड कर लेंगे, तो एक्यूट एंगल भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ बार बार रिवाइंड करके देखिए वीडियो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 2, 3, 4 ये सॉल्व हो गया। मैंने आपको बताया कि लिख कर आपको तो लिखना ही चाहिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, एफर्ट बेकार नहीं करना अपना, क्योंकि जब हमको पता है कि नॉर्मल सा टर्म है, कुछ सोचना तो है नहीं। और जितने भी सोचने वाले क्वेश्चन है जो लेंदी इन द सेंस कि जिसमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, कहाँ से क्या आएगा कैसे होगा, वो सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, आपका फेवरेट क्वेश्चन, के बहुत फाइंड किया आपने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। अगेन कुछ करना नहीं है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से, ABC H F G, ठीक है। ये सब मिल जाएगा हमको, ठीक है, 6 टर्म मिल जाएंगे। इसको पुट करना है किसमें, डिटरमिनेंट में पुट करना है। अब यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में C का वैल्यू K दिया हुआ है, तो C की जगह पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आप एक्सपांड करो, एक साइड 0 है, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा K का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब तो थे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6। देन अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज
क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो पहला दूसरा क्वेश्चन दिया शायद सेम दिया हुआ है, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ओके। तो एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू 2, -1, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है 2, -1 एंड पैरेलल to 2x² + 3xy - 9y² = 0। तो थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू 2x² + 3xy - 9y² = 0। तो सॉल्व करते हैं, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो द सॉल्यूशन the combine equation of the given lines is 2x² plus 3xy minus 9y² = 0। 2x² plus 3xy minus 9y² = 0। तो सेपरेट कर देता हूँ इसको मैं, अलग अलग लाइनें मिल जाएंगी तो क्या होगा कि स्लोप फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो सेपरेट करते हैं इसको। तो सेपरेट करने के दो तरीके से, बट फैक्टराइजेशन इज़ बेटर, शॉर्ट में होता है। तो 2x और क्या हो जाएगा ये x + 3y - 3 × x + 3y = 0। ठीक है, एक स्टेप ब्रेक किया मैंने, उसका फैक्टराइजेशन किया। तो क्या हो जाएगा 2x - 3 और x + 3y = 0। Therefore the separate equation of the given lines are x + 3y = 0 and 2x - 3y = 0। ठीक है, ये सेपरेट इक्वेशन मिल गया। Therefore slopes are, स्टूडेंट्स इन दोनों लाइनों का स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप दोनों लाइनों का क्या मिलेगा। पहला स्लोप मिलेगा -1/3 और आपको पता है y = mx करके स्लोप फाइंड करना है, एंड 2/3। तो स्लोप्स आर -1/3 एंड 2/3। अब क्या स्टूडेंट्स, पैरेलल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया होता तो स्लोप को बदल देते हैं। मैंने आपको कहा था अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो स्लोप को क्या करते बदल देते, इंटरचेंज कर देते। मतलब ये क्या हो जाता 3 हो जाता और ये -3/2 हो जाता। लेकिन पैरेलल दिया हो तो स्लोप तो वैसे सेम का सेम रहेगा, अब पासिंग थ्रू पॉइंट है। ठीक है, तो therefore the equations of the line with above slopes, जो ऊपर स्लोप दिया है with above slopes and passing through the point 2, -1, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1। तो फॉर्मूला यूज़ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y - y1 = m × x - x1। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला 10th, तो दोनों स्लोप के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास y + 1 = स्लोप कितना है -1/3
x minus 2 and y plus 1 into 2 upon 3 x minus 2। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 एंड ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सारे टर्म को इस साइड लाते हैं तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गए, दो क्या मिल गए इक्वेशन। तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ line is x plus 3y plus 1 into 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7x प्लस 6xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही मिल गया। अब इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3xy प्लस 6 होगा, क्या बचेगा 3xy माइनस 9y स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या रहेगा x का टर्म देखते हैं माइनस 5x माइनस 24 21 और माइनस 3y 24y और लास्ट में बचा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमको कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। किस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में मिला है। देख रहे हो ना आप, बहुत बड़ा था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स। तो आज लगता है मुझे फिर से आपका ही सॉल्व करने का दिन है, क्योंकि यह एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो नेक्स्ट टाइम के लिए सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रह जाएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए 7, 8, 9, 10, 11 यानी जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सब वही रह जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं करते, फिफ्थ नेक्स्ट टाइम इजी से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर स्टार्टिंग से ही वीडियो में हैवी क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्योंकि 7, 8, 9 और 10 ये थोड़े से डिफ़िकल्ट इन द सेंस थोड़े से लेंदी है सॉल्व करने में। तो 7, 8, 9, 10, 11 तो ये सब चारों बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा सॉल्व करने के लिए वो अभी आपको लेक्चर में ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार असाइनमेंट दे चुका, गिने चुने लोग सबमिट करते हैं। तो लेक्चर में एटलीस्ट मैं बोल तो सकता हूँ कि आप भेजो, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए।